आपने दीपक बजाज जी को बहुत बार सुना है, लेकिन दीपक बजाज जी की ट्रू कॉपी इस इंटरव्यू में आपको मिलने वाले हैं। गौरव बजाज जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत शानदार पर्सनैलिटी हैं, बहुत मजा आने वाला है, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्ट सेलिंग का महाकुंभ फ्रेंड्स मीट 2024 10 फरवरी 2024 को हम तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग के बड़े बड़े लीडर्स को एक साथ एक छत के नीचे आपको बैठने का मौका मिलता है। फुल डे का प्रोग्राम है, लिमिटेड सीट्स हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो अभी भी मौका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए और बड़ा विज़न लेके काम करना शुरू कीजिए। आज हमारे पास में एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी हैं, जिनको मिलने के बाद में आपको बहुत कुछ न केवल मात्र सीखने को मिलेगा, अभी तो बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। तो आइए मिलकर स्वागत करें। आज हमारे मेहमान हैं गौरव बजाज। गौरव भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। ग्रेट। आपका हमने इंटरव्यू डाला कमिंग सून का जी कि गौरव बजाज जी आने वाले हैं जी, और लोगों ने झड़ी लगा दी कॉम्प्लीमेंट्स की। अरे वाह, लिखते लिखते थक गया हमें। कुछ छाटे हैं, पढ़ के सुनाता हूँ आपको, लोग कितना प्यार करते हैं। राकेश मिश्रा दीपू लिख रहे हैं, गौरव बजाज सर को सुनकर मन को सुकून और मानसिक शांति मिलती है। अरे वाह। गोविंद कुमावत लिखते हैं, ट्रू कॉपी ऑफ दीपक बजाज। मोहित मारसा खोले लिखते हैं, नंबर 1 कंपनी के नंबर 1 लीडर। सुभाष पवार लिख रहे हैं, लाखों दिलों पे करते हैं राज गौरव बजाज। विकास कुशवाहा ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग के महान बादशाह आ रहे हैं, आपका दिल की गहराई से स्वागत है। लास्ट पढ़ रहा हूँ सर, सोलेमन ब्रीथ का, यंगेस्ट डायमंड ऑफ आवर कंपनी, ग्रेट पर्सनैलिटी, आई एम इंस्पायरिंग एंड इंस्पिरेशन ऑफ मैनी पीपल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से जो प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है सर, ये उसी की बदौलत है कि इतने सारे लोगों को ये मौका मिल रहा है कि वो अपनी दिल की गहराइयों से अपने विचार व्यक्त कर पाएँ। और बहुत सारे सवाल लोगों के रहते हैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं, बहुत सारे लोग निराश होते हैं, बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो आपने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है सुरेंद्र जी, उसके माध्यम से हर किसी व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा वो इस चैनल से ज़रूर ले रहा है, जो उसे मदद कर रही है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस यूट्यूब चैनल को देखता हूँ। थैंक यू सो मच गौरव भाई। हम आगे बढ़ें उससे पहले जी, मुझे दीपक बजाज सर का धन्यवाद करना चाहिए। जब हम किसी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ में रहते हैं ना, और उनके साथ हमारा रिश्ता रहता है, तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे बड़े पेड़ के नीचे जो दूसरे पेड़ होते हैं ना, वो थोड़े छुप जाते हैं। तो लास्ट टाइम जब दीपक जी से आए तो दीपक जी से ऐसी बात हो रही थी, तो दीपक ने बोला कि गौरव बजाज का कंपनी में मालूम है कितना बड़ा लेवल है, वो कितने बड़े लेवल पे हैं। मैंने कहा यार, मैंने तो इतना बड़ा लेवल है, तो उन्होंने बोला हाँ इतना बड़ा लेवल है उनका। तो उस समय मुझे थोड़ा सा ध्यान आकर्षित हुआ, नहीं हमारी इस बारे में कभी इस प्रकार की बातचीत हुई नहीं जी। तो आपका बहुत बड़ा लेवल है गौरव जी। थोड़ा लेट हमारे व्यूअर्स आपसे मिल पा रहे हैं, उसके लिए मैं गुनहगार हूँ। तो लेकिन देर आए दुरुस्त आए जी। तो हम कई सारे इंटरव्यू करने वाले हैं। श्योर सर, दैट्स ग्रेट। आपकी कहानी से शुरुआत करते हैं। जी, कहाँ परवरिश, एजुकेशन, डायरेक्ट सेलिंग में आगमन? आप समझिए मेरा जो जन्म हुआ वो रोहतक के अंदर हुआ सुरेंद्र जी, और एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट जॉब के अंदर रहे। तो कहीं ना कहीं बचपन से आप समझिए कि जब आप गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो चीज़ों का अभाव के अंदर ही आप उस समय के अंदर पले बड़े हैं। तो हर छोटी चीज़ के लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। मैं देखता था बचपन में हर छोटी चीज़ के लिए या किसी भी इवेंट के लिए बहुत बजट्स बनाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो बजट्स आके 8 तारीख और 10 तारीख को वो सारे के सारे बजट जो हैं वो फेल हो जाया करते थे। तो और अगर बहुत बचपन की बात करें तो लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें
जो मैं महसूस किया करता था वो ये देखा करता था कि जो मेरे साथ के दोस्त हैं जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, किसी के पास स्कूटर है, किसी के पास मोपेड है, किसी के पिताजी शायद उसे कार में छोड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम अपने पास देखते थे तो हम लोग अक्सर पैदल ही जाया करते थे या रिक्शा या ऑटो के माध्यम से जाया करते थे। तो बहुत सारा इस तरीके के एक माहौल में जो एक मिडिल क्लास फैमिली का होता है उस माहौल के अंदर हम लोग पले बड़े। लेकिन सैल्यूट टू आवर पेरेंट्स, राइट। मैं बोलता हूँ हमेशा कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरी माँ का हाथ है। तो उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया और हम लोगों को वो सब सुख सुविधाएं देने की कोशिश की जो शायद हर माँ बाप कोशिश करते हैं कि बच्चे ज़िंदगी में कुछ कर जाएं, बढ़ जाएं। और एक ही चीज़ पे बचपन पे फोकस रहा, क्योंकि कोई और बिजनेस ऐसा नहीं था पारिवारिक जिसको हम संभाल सकते हैं बड़े होके। सिर्फ माँ बाप भी नौकरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ध्यान घर वालों का हमारी पढ़ाई की तरफ बहुत रहता था। तो मेरी नानी माँ भी, मुझे याद है सुरेंद्र जी कहा करते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो कहीं ना कहीं किताबों के अंदर मन लगाना, क्लास में फर्स्ट आना, ये एक प्रेशर बचपन के अंदर एकेडमिक्स के अंदर ज़रूर रहा करता था। और शायद उसी का रिजल्ट है कि बाय क्वालिफिकेशन अगर आज आप मुझे बोलें तो आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। और इसी तरीके से लाइफ जो है पढ़ाकू बच्चे थे, पढ़ाकू बच्चे बोल सकते हैं, बिल्कुल, इसलिए आंखें चार होगी देखिए। जी। तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद में जॉब में गए? जी, उसके बाद मैंने जॉब के अंदर अपने करियर की शुरुआत की। एंड आई रिमेंबर द टाइम जब पढ़ाई पूरी करने से जो पहली नौकरी का जो सफ़र है वो काफ़ी पीड़ादायक रहा। अच्छा। बिकॉज उस समय आईटी के अंदर रिसेशन था। आई एम बीटेक इन कंप्यूटर साइंसेस। तो अपनी पढ़ाई करके हम लोग निकले और पढ़ाई के दौरान मुझे याद है कि एक और अंकल का फ़ोन आया करता था सुरेंद्र जी, और वो अंकल होते थे एक बैंक के मैनेजर। अच्छा। तो मुझे लगता था बहुत अच्छे हैं वो, मेरा इतना ध्यान रखते हैं और पूछते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है। लेकिन जब मैं फाइनल ईयर में आया तो मुझे समझ में आया अंकल इसलिए नहीं पूछते कि मेरा हालचाल क्या है, वो इसलिए पूछते हैं इसी बच्चे ने बड़े होके ईएमआईज वापस देनी है जो इसकी माँ ने बैंक से लोन लिया है। बिकॉज घर के अंदर इतनी सुविधाएं नहीं थी कि हमारी पढ़ाई जो है वो नॉर्मल तरीके से हो पाती। तो मेरी मदर ने बैंक से लोन लिया। तो वो अंकल अक्सर याद करते थे, गौरव कैसी चल रही है पढ़ाई, भविष्य कैसे नज़र आ रहा है, कॉलेज कैसे लग रहा है। तो बाद में मुझे ये बात समझ में आई और वहाँ से कहीं ना कहीं लाइफ में पैसे की इम्पोर्टेंस की तरफ जो है वो कहिए ध्यान जो है वो जाना शुरू हुआ कि अब जब इंजीनियरिंग हो जाएगी तो उसके बाद क्या। क्योंकि ज़िंदगी में जब 8वीं में थे सुरेंद्र जी तो ये बोला जाता था एक बार 8वीं कर लीजिए उसके बाद ज़िंदगी सेट है। फिर 10वीं आ गई पता नहीं कहाँ से, फिर अचानक से 11th 12th आ गई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आ गई, फाइनली फिर कॉलेज पे आ गए। तो अब ऐसे लगा इसके बाद कहीं ना कहीं लाइफ में अब आपको पैसा कमाने के लिए सोचना पड़ेगा, अच्छा करियर, अच्छी नौकरी आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए और जैसा मैं कह रहा था वो जो 6 महीने का समय था वो काफ़ी पीड़ादायक था। और वो ऐसा था कि उस समय आईटी फील्ड के अंदर रिसेशन आया हुआ था। तो जितने भी बाहर के लोग थे वो भी बहुत चिंतित थे जो विदेशों में थे कि अभी आपको हिंदुस्तान आना है, हिंदुस्तान के अंदर रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा। तो कंपनीज रिक्रूटमेंट मोड में नहीं थी, फायरिंग मोड के अंदर थी उस समय। और हमारा वो समय था कि हमें ब्रेक थ्रू चाहिए। और जब आपके साथ फ्रेशर वर्ड लिखा होता है तो मुझे लगता है आज भी जिंदगी में कोई भी फील्ड है तो सबसे टफ उस व्यक्ति के लिए है जिसके रेज्यूमे में या जिसके नाम के आगे लिखा हुआ है फ्रेशर्स। डायरेक्ट सेलिंग वाले खुश होते हैं ऐसे लोगों से। बिल्कुल सर, हमारी इंडस्ट्री खैर बिल्कुल विपरीत है। अगर इसमें देखा जाए तो हम लोग खुश होते हैं इस बात से कि कोई नया व्यक्ति आ रहा है कि अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके पास एक पूरा पोटेंशियल है, विदाउट एनी कंपैरिजन वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब आईटी में हम जॉब लेने जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति पूछता है राइट आपका एक्सपीरियंस कितना है और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको आने वाले समय में जॉब और पैकेज जो ऑफर किया जाता है। तो मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के उस समय इंटरव्यूज़ दिए सर। तो आपने उसमें से सारी कंपनीज़ का आई थिंक नाम सुना होगा। इन्फोसिस एक बहुत बड़ी कंपनी है, TCS बहुत बड़ी कंपनी है, पैरोट सिस्टम। देन मैं पुणे तक गया इंटरव्यू देने के लिए, नोएडा बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये देखा सुरेंद्र जी, कहीं मैं इंटरव्यू में रह जाता था, कहीं ना कहीं हम लोग रिटर्न में रह जाते थे। कभी सारे राउंड्स हो गए तो हम डिस्कशन के अंदर और HR राउंड में बाहर हो जाते थे। तो आप ऐसा समझिए वो 6 महीने के अंदर धीरे 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 उम्मीद की हर किरण कटती चली जा रही थी। और 6 महीने के बाद तो सिचुएशन ऐसी होगी लिटरली कि मुझे लगा कि अगले 1 महीने के अंदर अगर नौकरी मिल गई तो ठीक, नहीं तो वापस सिरसा जाके मैं एक किराने की दुकान खोल लूँ। अच्छा राइट ना। उस समय ये नाम तो मेरे याद में नहीं है लेकिन आज ऐसा लगता है बीटेक किराना वाला शायद चल जाता। जी। तो दैट वाज द सिचुएशन। 6 महीने के अंदर काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा। लेकिन शायद जब आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में फेलियर को सहते हैं
तो वो आपकी एक रियल टेस्टिंग हो रही होती है आने वाले समय में एक बहुत अच्छे भविष्य के लिए। तो एग्जैक्टली ऐसा हुआ। और मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है इस बात पे कि ये एक ऐसा इंटरव्यू था जब मैंने अपनी जिस जॉब को मैंने किया बेसिकली जी। वो वाला एक ऐसा इंटरव्यू था सुरेंद्र जी जो मैंने अपनी मदर से शेयर नहीं किया। अच्छा। अक्सर अदरवाइज क्या होता है, जब भी इंटरव्यू कॉल आती है तो हम एक्साइटमेंट में फ़ोन करते हैं कि मम्मी उस कंपनी से कॉल आया और बहुत अच्छा है, टीसीएस से कॉल आ गया, इन्फोसिस से कॉल आ गया, वहाँ रिटर्न देना है। और अब इतनी ज़्यादा निराशा हो चुकी थी, अब एक ऐसी कंपनी का आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है जहाँ पे अब आपको भी अपने आप से भी उम्मीद नहीं है। एक उस कंपनी का लेवल इतना अच्छा है कि टफ बहुत है और वहाँ पे करीब 7 राउंड्स के इंटरव्यू होने थे अगर आपका सिलेक्शन होना। तो इट वाज ए यूएस बेस्ड कंपनी। तो जब आपको ये पता हो कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, दूसरा आपको लगे कि सामने वाली मंजिल इतनी बड़ी है, तो कहीं ना कहीं आप जिंदगी के अंदर उसे अब होपलेस कह लीजिए या कह लीजिए आपको डर ही नहीं लगता उस सिचुएशन के। आपको पता है रिजल्ट क्या आने वाला है। अक्सर डर तब लगता है जब आपको पॉजिटिव की उम्मीद होती है कि कहीं नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा। लेकिन वो एक ऐसा इंटरव्यू था सुरेंद्र जी जहां मुझे नेगेटिव की ही उम्मीद थी। सो आई वाज लाइक वेरी चिल्ड कि कोई टेंशन नहीं है, कोई इशू नहीं है। हमने मम्मी को भी कॉल नहीं किया, यही एक कंपनी थी और मैंने बताया नहीं। क्यों? मम्मी शाम को फ़ोन करेंगे और पूछेंगे और रिजल्ट तो हमें पता ही है, उनको भी निराशा होगी। तो उनको भी निराशा होगी, एक और निराशा देंगे और यहाँ पे तो हमें ही उम्मीद नहीं। तो जिनसे उम्मीद थी तब हमने कॉल कर दिया। तो हम सुबह गए 9:30 बजे, इंटरव्यू रूम के अंदर बैठे, शुरुआत हुई और पहला राउंड उन्होंने रिटर्न के अंदर लिया। हमें 2 प्रॉब्लम्स दी, हमने सॉल्व कर दी वो। देन एक सेकंड पर्सन आते हैं, उन्होंने पूछा जी आपने ये क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा, आपने ऐसा सोल्यूशन, जो भी उनका एक यूएस बेस्ड कंपनी का प्रोसीजर हो। तो करीब 3 राउंड तो उसी रिटर्न जो हमारे को प्रॉब्लम दी गई थी उसी को सॉल्व करने पे चले गए। तो 1 2 3 उसके बाद 4th राउंड शुरू हुआ जब उन्होंने ये पूछा कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं आप। अब जैसे वो चौथा इंटरव्यू हुआ मुझे लगा मामला सीरियस है, राइट ना। और तो जैसे जैसे वो इंटरव्यू अब आगे बढ़ रहा था तो आप समझिए अब चौथे के बाद हमारा 5वां राउंड के ऊपर हम पहुंच गए और अब आपको ऐसे लग रहा है कि भाई ये तो कहानी नेगेटिव की जगह कहीं ना कहीं पॉजिटिव चलती चली जा रही है। और फाइनली सुरेंद्र जी होते होते फाइनली 7वां इंटरव्यू हुआ जिसके अंदर एक एचआर की लेडी आती है उस रूम के अंदर, जिसे जनरली वॉर रूम बोला जाता है आईटी की टर्म में। इट्स ए वॉर रूम जहाँ पे बिठाया जाता है और इंटरव्यू मतलब वो इतना सुंदर तो नहीं होता आपकी तरह और इस एम्बियंस की तरह, राइट, हमारे चैनल की तरह, बट इट्स लाइक ए वॉर रूम। तो वहाँ पे लास्ट में एक लेडी आती हैं और वो बोलती हैं गौरव यू आर डन। अच्छा। हाँ। तो एक बारी को मुझे आज भी वो समय याद है और आज आपके माध्यम से दोबारा मेरे को रिवाइज हो गया कि एक बारी को मैं बिल्कुल हैरान रह गया, परेशान रह गया कि वाकई में जो लेडी कह रही है वो सही है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। उस लेडी को जवाब देने से पहले सबसे पहले झुक के मैंने ज़मीन को हाथ लगा कि कहीं वाकई में मेरी ज़िंदगी के अंदर ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। एंड दैट वाज माय लाइक फर्स्ट जॉब जहाँ से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। 13,500 रुपये का वहाँ पे स्टाइफंड मिला करता था और ऑफर लेटर पे लिखा हुआ था कि 6 महीने के बाद अगर आपका काम अच्छा लगा तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, अदरवाइज छुट्टी। तो एक ट्रेनी वर्ड के साथ हमने अपनी ज़िंदगी के प्रोफेशनल करियर की सुरेंद्र जी शुरुआत की। और जब वापस गया तो जो रूममेट्स थे, राइट, हम लोग एक किराए के घर पे 4 लोग, आपको पता ही है बैचलर्स की लाइफ कैसे चलती है। तो एक रूम के अंदर हमारा 2 बेडरूम सेट, 4 दोस्त मिलके वहाँ रहते थे, हमारा रेंट डिवाइड होता था। जब मैं वापस गया तो बिलीव मी ऐसा नहीं है कि मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरे साथ वालों की भी कोई उम्मीद नहीं थी सुरेंद्र जी। जो अक्सर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में बोलते हैं, राइट ना, कि जब आप लाइफ में आपका दोस्त फेल हो जाए तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन अगर वो फर्स्ट आ जाए तो दुख थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन मेरे रूममेट्स के साथ हुई। दे वर ऑल्सो नॉट एबल टू बिलीव। और मुझे कई बार प्यार से वो लोग भज्जी बुला देते हैं, राइट ना, कि भज्जी तेरा हो गया यार, मानने वाली बात तो नहीं है। मैंने कहा ये विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप समझिए एक पढ़ाई वाला फेज़ ख़त्म हुआ ज़िंदगी के अंदर और एक कमाई वाले फेज़ की इस जॉब के थ्रू सुरेंद्र जी शुरुआत हुई। कितने साल रहे आप वहाँ पे? आईटी के अंदर मैं 3 साल रहा सर। अच्छा। हाँ जी। फिर वहीं से डायरेक्ट सेलिंग माना हुआ? जी, मैंने 2004 के अंदर नौकरी की शुरुआत की। एज ए ट्रेनी पोजीशन मुझे वहाँ पे दिया गया और नौकरी में हम अपने आप को प्रूव करने पे लगे हुए थे। जैसे ज़िंदगी में हर आदमी अपने आप को प्रूव करता है, अपना बेस्ट देता है, और ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ इतनी मुश्किल से आपको मिलती है तो कहीं ना कहीं आप उसके प्रति थोड़ा और ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और आप अपने आप को प्रूव करते हैं, क्योंकि उस ऑफर लेटर पे ये साफ साफ लिखा हुआ था अगर आपका काम अच्छा लगा तो परमानेंट, नहीं तो फिर छुट्टी, टाटा बाय बाय। तो हमने बहुत मेहनत की अपने 6 महीने के दौरान और कहीं ना कहीं परमानेंट हुए और फिर उस जॉब के अंदर आगे बढ़े।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वीज़ा मेरा वहाँ पे लगा, बिकॉज कंपनी इज़ अ यूएस बेस्ड कंपनी। बहुत अच्छी प्रमोशंस मैंने ली, अच्छा। बहुत मेहनत की, सो आई वाज लाइक द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड इट वाज अ वेरी गुड कंपनी। तो उसी जॉब को करते करते फिर एक दिन मुझे लगता है शायद मेरे कर्म बहुत अच्छे थे, राइट, ऊपर वाले की मेरे ऊपर मेहरबानी थी, और ये बिज़नेस मेरी ज़िंदगी के अंदर आया और डायरेक्ट सेलिंग ने प्रवेश किया मेरी लाइफ के अंदर। एक प्रश्न पूछा है दीपक कुमार ने, जी। भाई को डायरेक्ट सेलिंग में कैसे शामिल करें? दीपक बजाज सर ने आपको कैसे एक्टिव किया? ये बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा। सही बताऊं तो अगर मैं अपनी एंट्री की बात करूं और मेरी स्टार्टिंग की बात करूं तो मेरे से पूछा ही नहीं गया सुरेंद्र जी कि आपको ये बिज़नेस कैसा लगा। मुझे प्लान और प्रोडक्ट्स दिखाई नहीं गए, राइट। इट वाज ए कंपलसरी एंट्री आप बोल सकते हैं अगर आप एंट्री की बात करते हैं, करना ही करना है मतलब। जी। सो इट वाज लाइक आप हक कह लीजिए, रिलेशन कह लीजिए, और ऐसा अक्सर मैं देखता हूँ आज भी इंडस्ट्री के अंदर होता है, राइट। हम लोग कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में गॉड फादर मानते हैं, मेंटर्स मानते हैं, या कुछ लोगों की बातों को हम लोग बहुत मानते हैं और फॉलो करते हैं, और अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो आप ये नहीं सोचते ये करना है या ये नहीं करना। तो अगर आप एंट्री की बात करें तो मेरी एंट्री कुछ इस तरीके से हुई इस बिज़नेस के अंदर। लेकिन जब पहली बार मैंने इस मॉडल को समझने की कोशिश की कि ये है क्या, तो उस समय ये तो नहीं कहूँगा कि पहली बार में सब समझ में आ गया था, लेकिन पहली बार में उस समय माइंड इस तरीके से चल रहा था कि गौरव बजाज तेरे तो पैसे गए लग, अब जरा ये देख ले वापस कैसे आ सकते हैं। सो आप समझिए बाय डिफ़ॉल्ट एक पॉजिटिव एटीट्यूड था कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर मॉडल कम्प्लीटली, कि ये इंडस्ट्री है क्या, और अगर उन्होंने सजेस्ट किया है तो वाकई में होगा तो कुछ अच्छा और पावरफुल, और इसको थोड़ा समझते हैं। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट से मैंने पहली बार इसके प्रोडक्ट्स को, प्लान को और उन सारी चीज़ों को, या इस वर्ड को अगर आप बोलें, हाँ तो ये बहुत कॉमन और चर्चित वर्ड हो गया है, थैंक्स टू योर चैनल ऑल्सो। हर घर के अंदर शायद ये बात और आवाज़ जा रही है सुरेंद्र जी कि डायरेक्ट सेलिंग बोल के कुछ है, राइट ना। आई थिंक दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ ए वेरी गुड फ्यूचर इन इंडिया। तो आपने पार्ट टाइम नहीं किया, फुल टाइम स्टार्ट किया स्टार्टिंग? जी नहीं, मैंने शुरुआत इसको पार्ट टाइम ही किया। अच्छा, पार्ट टाइम किया, ओके। बिल्कुल जी, अपनी जॉब के साथ साथ, जैसा मैंने बताया। लगभग कितना टाइम तक आप पार्ट टाइम रहे? मैंने करीब 6.5 महीने इस बिजनेस को अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में बिल्ड किया जी। और जब आपने फुल टाइम डिसीजन लिया उस समय आपका एनुअल पैकेज लगभग कितना रहा होगा? 8 लाख रुपए सालाना की इनकम उस समय मैं ले रहा था जी। अच्छा जी। और उस समय आपने छोड़ा, ये डिसीजन किया कि 8 लाख एनुअल को छोड़ के जी मैंने फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में आना है। ये तो दीपक सर ने आपको एक्टिव करने के लिए क्या किया? मुझे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने भाइयों को ज्वाइन करवा रखा है, वो एक्टिव नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये सवाल इस वजह से? हाँ जी। मुझे ऐसे लगता है, देखिए, एक्टिव करने में उनका रोल कहीं ना कहीं हाथ पकड़ के किसी एक प्रोग्राम तक मुझे ले जाने का रहा, राइट। जो कि मेरी उन सब भाइयों से यही गुजारिश है, यही अपील है कि अगर आप अपने किसी रिश्तेदार या अपने किसी भाई को एक्टिव करना चाहते हैं तो वो उसका पूरा श्रेय आपको नहीं जा पाएगा। आपका काम लोगों को इस बिज़नेस में लाने का है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं चलाना, या एक्टिव वाला जो काम है वो प्रोग्राम्स और सिस्टम कर सकता है। लोग अक्सर ये मिस्टेक कर रहे हैं सुरेंद्र जी कि जिसको वो ला रहे हैं उनको लग रहा है कि मैं ही इनको A to Z सब सिखा दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा। लेकिन एक कहावत आपने और मैंने सुनी है, घर की मुर्गी दाल बराबर। वेरी ट्रू। तो दुनिया का कोई भी भाई होगा, राइट, या कोई भी रिश्तेदार होगा, ये चैलेंज ज़रूर आने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है वो सिस्टम और प्रोग्राम मदद करते हैं। तो मुझे याद है एक प्रोग्राम के अंदर वो मुझे लेके गए, और जब मैं उस प्रोग्राम के अंदर बैठा तो वाकई में दिल से एक आवाज़ आई कि मैं कर सकता हूँ। और एक और किस्सा आपको ज़रूर बताता हूँ इसी बात पे कि जब मैं डिसीज़न ले रहा था फुल टाइम इस बिज़नेस को करने का 6.5 महीने के बाद, तो सबसे ज़्यादा चिंतित अगर कोई था तो आप गेस कीजिए कौन होगा मेरी ज़िंदगी में, जिसको फ़र्क पड़ता होगा इस बात से कि मैं फुल टाइम आ रहा, तो कौन हो सकता है सुरेंद्र जी? दीपक सर ही रहे होंगे। दीपक सर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी धर्मपत्नी? चलिए, वो उस समय थी नहीं क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं था। अच्छा, ओके ओके, राइट। तो फिर अब एक ही व्यक्ति बचता है जो मेरी कामयाबी के पीछे है। जी हाँ, जी। तो सबसे ज़्यादा चिंता सुरेंद्र जी मेरी मदर को हुई, और उन्होंने ये बोला कि तुम्हारी जो पढ़ाई है वो अलग है, राइट ना, दीपक की जो पढ़ाई है वो अलग है, उनका मार्केटिंग सेल्स में एक्सपीरियंस है, MBA किया उन्होंने, राइट ना, हाँ, प्लस उन्होंने फील्ड वर्क भी किया है दैट वे। अगर आप मेरी बात करते हैं तो मैं टोटली इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का व्यक्ति हूँ। आज आपने मुझे बुलाया, मतलब इंट्रोवर्ट के थे, मैं ऐसा कह सकता हूँ, अभी जान के दो। आपने जो मेरे वाला वर्जन देखा है बेसिकली वो इंट्रोवर्ट नहीं है, लेकिन जो लोग मुझे पुराने जानते हैं या मेरे स्कूल मेट्स या कॉलेज मेट्स से अगर आप पूछेंगे तो मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट, थोड़ा नहीं काफ़ी इंट्रोवर्ट,
कि सिर्फ किताबों में रहना, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर कोई रूल नहीं लाइक दिस, और नए लोग, अनजान लोगों से बात करना, उसके अंदर आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन के कुछ लोग होते हैं जो ईजिली बात कर लेते हैं। तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी। तो सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की मेरी माँ को थी। देन ही सेड कि इस बिज़नेस के लिए आपको लोगों से मिलना है, बात करना है, देन दूसरा ट्रैवल करना है, और ये कहीं ना कहीं मेरी जॉब के बिल्कुल अगेंस्ट था। आईटी फील्ड के अंदर आप बैठे हैं, एसी चैम्बर है, लैपटॉप पे काम हो रहा है, एक टीम है जो आपको रिपोर्ट कर रही है, एक यूएस में बॉस बैठा हुआ है, राइट ना, एक अच्छी यूएस बेस्ड कंपनी के अच्छे कल्चर में आप बैठे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे बॉस है तो आपको सर नहीं यूज़ करना, वहाँ पे हम नाम से बुलाते थे, दैट वाज द कल्चर, राइट। नीचे एक गाड़ी खड़ी है जो आपका इंतज़ार करिए, आपको जब घर जाना है आप जा सकते हैं, जो ऑर्डर करना है कर सकते हैं, जब आना चाहें आ सकते हैं। सो उस कल्चर के अंदर अगर आपने नौकरी करी है जिसमें फील्ड वर्क ज़ीरो है, मार्केटिंग और सेल्स उसके अंदर ज़ीरो है, राइट, और ऐसी आपने पढ़ाई भी नहीं की, तो मेरी माँ को बहुत चिंता हुई। तो उन्होंने बोला कि तुम देखो कि वाकई में ये डिसीज़न जो तुम ले रहे हो वो सही है या नहीं है, राइट ना। और कहीं ना कहीं मैंने कहा आपको सबसे ज़्यादा चिंता किस बात की है? तो मेरी मदर ने बोला कि बड़े की शादी हो गई है, और मैं फ़क्र से ये बोलती हूँ कि वो तो मैनेजर है, छोटा मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगर तुमने एक बार ये बिज़नेस शुरू कर लिया तो फिर मैं लड़की वालों को समझाऊंगी क्या मेरा बेटा करता क्या है। सो दैट वाज द रियल फियर बिहाइंड पेरेंट्स, राइट। और मुझे लगता है आज भी ये मानसिकता सुरेंद्र जी कहीं ना कहीं माँ बाप के दिमाग में पीछे है कि व्हेन वी से करियर तो बात निकल के आती है जी मैनेजर हैं, राइट ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये शब्द करियर को दर्शा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी एक फैमिली में माँ बाप को इस बात का डर लग जाता है कि अगर मेरा बच्चा फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है तो ये करियर के उसके बराबर है या नहीं है। तो यही डर शायद उनको भी था। और लेकिन मैंने उनको एक ही चीज़ बोली, और उस समय मेरे पास टीवीएस की अपाचे मोटरसाइकिल होती थी 60,000 की, आप हंसेंगे इस बात को सुन के। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा माँ आप चिंता मत कीजिए, जिस गाड़ी से उतर के आप लड़की वालों के घर रिश्ता मांगने जाएंगी, लड़की वाले ये नहीं पूछेंगे लड़का करता क्या है। क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस। और उस समय हमारे पास था क्या सुरेंद्र जी, 60,000 की मोटरसाइकिल जिसपे हम बिजनेस बिल्ड किया करते थे पार्ट टाइम, और नौकरी को छोड़ने की कगार पे थे। सो वहाँ से आप समझिए, मैं बोलूँगा एक नए गौरव बजाज का जन्म हुआ, राइट। उस समय अचीवमेंट्स नहीं थी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लेकिन ये कॉन्फिडेंस और एक जज्बा ज़रूर था कि इस बिज़नेस से वो हो सकता है जो लाइफ के अंदर इतने सालों की पढ़ाई या इतने सालों के स्ट्रगल ने हमें नहीं दिया। वो स्ट्रगल और मेहनत अगर हमने आने वाले कुछ सालों में यहाँ की तो दिस विल बी ए 360 डिग्री चेंज। ग्रेट, थैंक यू। गौरव भाई, मैं ऐसा अक्सर देखता हूँ अपनी टीम में, जहाँ दो भाई हैं और वो अपलाइन डाउनलाइन में हैं जी, तो अक्सर उसमें जो डाउनलाइन होती है जी, तो वो अपने अपलाइन की शिकायत करती है कि वो अपलाइन कम हैं, गाइड कम करते हैं, डांटते ज़्यादा हैं जी, क्योंकि वो बड़े भाई भी हैं साथ में। तो आपकी भी ये शिकायत रही दीपक जी से कि यार गाइड कम करते हैं, डांटते ज़्यादा हैं? मुझे ऐसा लगता है ये शिकायत तो कभी नहीं रही, लेकिन डांट मुझे ज़रूर पड़ी है सुरेंद्र जी। अच्छा। जी, और वो डांट मुझे लगता है मुझे आज भी पड़ती है, राइट ना। और शायद ये जो एक नया वर्जन गौरव बजाज का बना, उसमें कहीं ना कहीं उस डांट का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी अगर आपको डांट पड़ रही तो सामने वाला व्यक्ति इस हक से आपको वो डांट लगा रहा है क्योंकि उसे शायद ऐसा कुछ दिख रहा है होता हुआ भविष्य के अंदर जो आपके लिए अच्छा नहीं है, और इसलिए उस बात को समझाने के लिए उन्हें शायद हार्ड वर्ड्स की ज़रूरत है। या फिर शायद हमारे मास्टर जी हुआ करते थे, क्योंकि हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम के पैसे तो हमारे माँ बाप के पास थे नहीं, तो वहाँ पे डंडा भी पड़ा करता था और किसी बड़े अपराध के लिए मुर्गा भी बनाया जाता था, राइट जी। तो मुझे ऐसे लगता है इस डांट ने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या जितने भी हमारे डायरेक्ट सेलर हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको भी डांट पड़ रही है, राइट ना, तो आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा वो डांट क्या आपके आने वाले भविष्य को बढ़िया बनाने के लिए दी जा रही है, राइट या नहीं, राइट ना। दैट्स ग्रेट सर। एक अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ और ये प्रश्न योगेश प्रजापति का है जी। सर, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग का मजाक बनाते हैं जी, उन लोगों को कैसे शांत करें, कैसे विश्वास दिलाएं? अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब हम बोलते हैं तो वो पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, और ऐसा आज भी है, इस समय में भी ये चल रहा है। मुझे ऐसे लगता है इस मजाक का जवाब आपको मिसाल बन के देना पड़ेगा।
बिकॉज ज़िंदगी में जब भी किसी भी व्यक्ति विशेष ने कुछ बड़ा काम किया तो भी, या किसी कंपनी ने कोई बड़ा काम किया तो भी, मजाक एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूर हुआ, राइट जी। किसी ने मजाक समझा इस बात को कि बिना ड्राइवर्स के गाड़ियाँ चल सकती हैं, तो एलोन मस्क जी ने टेस्ला का आविष्कार कर दिया। किसी व्यक्ति ने इस बात का मजाक उड़ाया कि आप किसी को घर बैठे बैठे ऑनलाइन किस तरीके से कपड़े, जूते, कोई भी शॉपिंग, ग्रॉसरी दे सकते हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सामने वाला यूज़ कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, कॉस्टिंग बहुत आएगी, कलर कैसे चूज़ करेंगे, बहुत बड़ा मजाक उड़ाया गया, राइट। मुझे लगता है किसी व्यक्ति ने मिसाल बन के उसका जवाब दिया। आज हमें उन्हें जेफ बेजोस बोल देते हैं, अमेज़ॉन बोल देते हैं, या बंसल ब्रदर्स की फ्लिपकार्ट बोल देते हैं जी। तो हमारे भी जितने भी श्रोताएं हैं, श्रोतागण जितने भी लोग हैं, जिस भी व्यक्ति का ये प्रश्न है या ये सभी का प्रश्न है, मैं उनको बोलना चाहूँगा, आप दो चीज़ों के ऊपर अगर काम करें तो आप मिसाल बन सकते हैं। एक, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए इस बिज़नेस के प्रति, राइट जी। दूसरा, आप अपनी अचीवमेंट को बढ़ाइए। अगर आपके पास राइट नॉलेज और दूसरा अचीवमेंट है तो ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ी जवाब हैं उन सब लोगों के लिए जिन्होंने आप पे मजाक उड़ाया या आज से पहले भी इस इंडस्ट्री के ऊपर मजाक उड़ाया। दैट्स ग्रेट सर। और वो एक कहावत है ना, सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। बिल्कुल आप सफल होके दिखा देंगे तो फिर वो जवाब भी है, और वो एक बदला भी हम कह सकते हैं, उससे मोटिवेट भी हम लोग हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। दैट्स ग्रेट गौरव सर जी। आपके पास में बहुत सारा अनुभव है, सारा एक इंटरव्यू में हम लोग नहीं संभाल सकते। मेरे पास में बहुत सारे प्रश्नों की एक लिस्ट है, तो अगले इंटरव्यू में हम लोग उसको कवर करेंगे। जी। आपने समय निकाला दिल की गहराई से, सभी व्यूअर्स की तरफ से जी। गौरव सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। राइट सर। सो ये थे गौरव बजाज सर, जिनके पास में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत अच्छा तजर्बा है। हम लोग इस इंटरव्यू को एंड करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि फ्रेंड्स मीट 2024 जिसका 1 साल से लोग इंतजार करते हैं, वो 10 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। फुल डे का प्रोग्राम रहेगा, फुल एजुकेशन, बड़ा विज़न आपको देखने को मिलेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है। अगर लक्की होंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।